अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक ऐसा सिस्टम जो रिस्पायरेशन में मदद देता है उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो कहता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो ऑर्गन जो हवा के अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ता बनाता है उसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक हमारे पास दो तरह की होती है, एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और दूसरी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। सबसे पहले हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। तो इसके अंदर नेजल कैविटी, फायरिंग्स और लैंडिंग्स पाया जाता है। ये ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ये हवा के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं हवा के बॉडी के अंदर आने और जाने के लिए। और ये ना हमारे पास जो हवा होती है ना, दे आल्सो क्लीन, ह्यूमिडिफाई एंड मॉडिफाई द इनकमिंग एयर। जो हवा हमारे नोज़ के अंदर आती है उसको ये क्लीन साफ करते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से दूर कर देते हैं। और ह्यूमिडिफाई मतलब इसके अंदर नमी ले आते हैं। और जो हमारे पास वार्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा को वो ज़्यादा गर्म कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हवा का टेम्परेचर कर देते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कहता है नो गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन दिस ऑर्गन। वो कहता है कि हमारे पास जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसके अंदर कोई गैसेज एक्सचेंज नहीं होती, ना ही नेजल कैविटी के अंदर, फैरिंक्स और लैरिंक्स के अंदर। ये आप लोगों ने याद कर लेना अच्छी तरह और जहन में रखना है कि हमारे पास ये जो ऑर्गन्स है नेजल कैविटी, फैरिंक्स और लैरिंक्स, इनके अंदर कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट से कोई ऑक्सीजन नहीं ली जाती और ब्लड से कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास है नेजल कैविटी, द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज। वो कहता है नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो हमारे पास नोस्ट्रिल कहलाती है, लीड टू अ नेजल कैविटी। यानी कि सबसे पहले जो एयर होती है वो हमारे पास नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यानी कि नोस्ट्रिल से अंदर आती है और कहाँ तक जाती है, नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ लार्ज एयर फिल्ड स्पेस बिहाइंड द नोज एंड द पार्टीशन बाय नेजल सेप्टम, अ पार्ट ऑफ नेजल बोन। अब वो कहता है कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो हवा से भरा होता है। ये नोज के अंदर होता है, बिहाइंड का मतलब यहाँ पर नीचे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड का मतलब तो वैसे पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे अंदर लेंगे। एंड पार्टीशन में तो क्या ना, नेजल कैविटी ना अब एक खुला हाल नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। तो उसे हम जो पार्टीशन मतलब उसे जो तकसीम करते हैं वो नेजल सेप्टम है। सेप्टम का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दो हिस्सों को डिवाइड कर दे। और नेजल का मतलब ये एक नेजल बोन के एक छोटे से हिस्से से बना हुआ है। एज इनहेल एयर फ्लोज थ्रू द नेजल कैविटी, वो कहते हैं जैसे हम हवा को अंदर लेते हैं वो नेजल कैविटी के अंदर आती है। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड बाय ब्लड वेसल प्रेजेंट वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जैसे ही हवा ना अंदर आई और नेजल कैविटी के अंदर तक पहुंच गई, तो अब ये ना इसको वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है ब्लड वेसल्स। अब देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा एसी, हर किसी के घर में होता है एसी तो आजकल। तो एसी के जो पाइप होते हैं ना उसके अंदर ठंडा पानी होता है, जब हवा ना उस ठंडे पाइप से लगती है तो वो भी ठंडी हो जाती है। एग्जैक्टली यही बात होती है। और जैसे ही ना बाहर से हवा आएगी वो ब्लड वेसल से टकराएगी। ब्लड वेसल का टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही वो ब्लड वेसल टकराएगी उसका टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा जितनी बॉडी टेम्परेचर है। तो hairs in the nose and mucus produced by mucous membrane trap larger foreign particles in the एयर बिफोर दे गो डिपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। वो कहता है कि हमारे नोज के अंदर ना हेयर्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हर वक्त म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। ये क्या करते हैं, बाहर से जब हवा आएगी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि फॉरिजन पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे फॉरिजन लिखा हुआ, डस्ट पार्टिकल्स होंगे मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। उनको वो ना रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ना उनके अंदर जाने से रोक लेगी। जैसे लंग्स, एलोवेलाई, इनके अंदर जाने से वो पहले ही रोक लेगी, मतलब साफ कर देगी उसको। इन एडिशन टू दिस respiratory function, the nasal cavity also contains chemoreceptors needed for sense of smell and contribution to the sense of taste। वो कहता है कि हमारे पास जो ना ये ना रिस्पायरेटरी से हट कर है, क्योंकि ये एक सेंसरी की बात हो रही है। हमारे नोज़ के अंदर आपको पता है कि वो ना अल्लाह ताला ने हमारे जो नोज़ की जो सेंस है वो स्मेल को या और चीज़ों को भी जांच सकती है, भी सूंघ सकती है। इसके पास सेंस ऑफ स्मेल होता है, ये सूंघ के बता सकती है भाई ये चीज़ ये है। और एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि हमारी जो नोज़ है ना वो 1 लाख खुशबू या बदबू वगैरह में ना फ़र्क कर सकती है। तो ये हमारे पास एक कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जो केमिकल्स वगैरह से रिएक्शन करते हैं, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो हमें बताते हैं कि भाई ये किस चीज़ की स्मेल है। तो वो ये था हमारा नेजल कैविटी। आगे चलते हैं फेरेंक्स की तरफ। अगर आप फेरेंक्स की बात करें ना, तो ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ना इसके बाद डुअल फंक्शन करता है, मतलब कि ना ये सांस की नाली को भी कंट्रोल करता है और फूड को भी। तो अब ये क्या करता है, ये नेजल कैविटी को ना लैरिंक्स से जोड़ देता है और ओरल कैविटी को एसोफेगस से जोड़ देते हैं। नेजल कैविटी से जो हवा आती है वो लैरिंक्स के अंदर जाएगी और जो ओरल कैविटी मतलब हमारा जो माउथ होता है उसमें हम जब खाना रखेंगे तो वो एसोफेगस में जाएगा। माउथ एयर एंड फूड पास थ्रू इट। फेरेंक्स को ना असल में हम हलक कहते हैं। अब ये बात तो सबको पता है कि हलक में 2 रास्ते होते हैं, एक सांस की नाली और दूसरे एक खाने की नाली होती है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ बाउथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो खाने का है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और जो सांस का उसे रेस्पिरेटरी। एयर पासिस फ्रॉम द नेजल कैविटी थ्रू द फेरेंक्स टू द लैरिंक्स। अब नेजल कैविटी
में जो हवा आएगी वो फेरेंडिक्स के ज़रिए लैरिंक्स में चली जाएगी, और जो खाना माउथ के अंदर हम रखेंगे वो फेरेंडिक्स के ज़रिए एसोफेगस में चला जाएगा। तो आगे हमारे पास है लैरिंक्स। द लैरिंक्स कनेक्ट द फेरेंडिक्स एंड ट्रेकिया। अब लैरिंक्स हमारे पास ना सांस की नाली के ना ऊपर होते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये देखिए हमारे पास ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया से ऊपर लोकेट होता है। तो अब ये क्या करता है, अभी जो फेरेंडिक्स जो हमारा मुंह या हलक है उसको ना ट्रेकिया के साथ जोड़ देता है। इट इज़ कम्पोस्ट ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। अब कार्टिलेज कहता है नरम हड्डी को, ये मसल्स और कार्टिलेज का मिक्सचर होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स बिकॉज इट कंटेस्ट टू बैंड्स ऑफ माउथ स्मूथ मसल्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। वो कहता है कि ना इसको ना हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके ये ना 2 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल पे ना मुश्तमिल होता है, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब वोकल का मतलब तो साउंड ही होता है, कॉर्ड का मतलब धागे नुमा होते हैं। वो कहते हैं वोकल कॉर्ड में से ना हवा गुजरेगी तो ये दोनों जब वाइब्रेट करेंगे तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा। ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तो अब एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस इज द कार्टिलेजिनियस फ्लैप दैट एक्सटेंड्स इन फ्रंट एंड अबव द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स कॉल्ड ग्लोटिस। अब हमारे पास ना लैरिंक्स के ऊपर ना एक ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस को कवर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एपिग्लोटिस उसके ऊपर होता है, और वो किससे बना होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप्स का होता है। व्हेन एयर इंटर द लैरिंक्स, जब एयर हवा जो है वो लैरिंक्स के अंदर आएगी, द एपिग्लोटिस कीप स्टैंडिंग अपवर्ड टू गिव वे टू एयर। हमारे पास जो एपिग्लोटिस होता है ना वो लैरिंक्स के ऊपर लटक रहा होता है ना। जब वो हमारे पास जब लटक रहा होता है, जब हवा अंदर आती है ना तो वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है क्योंकि हवा उसे कोई परेशानी नहीं करती। वैन वो स्वेलो समथिंग, जब हम कोई चीज़ निकलते हैं यानी सटकते हैं, मतलब कोई खाने की चीज़ आप लोग खाते हैं तो हमारी जो टंग है वो पीछे की तरफ मूव करती है। यही बात है, जब खाते हैं आप अपनी ज़बान पर कोई चीज़ रख के उसे खाएं, जब आप उसे अंदर अपने हलक में लेते हैं तो आपकी ज़बान पीछे की तरफ नहीं होती। जब वो हमारी ज़बान पीछे की तरफ होगी तो ये जो लैरिंक्स है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो एपिग्लोटिस है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या करने के लिए, ग्लोटिस को बंद करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो खाना है ना, मतलब जो आप स्वेलो आपने जो खाया है निकला है वो लैरिंक्स के अंदर जाने से ना बच जाता है। मतलब लैरिंक्स ऊपर हो जाएगा, एपिग्लोटिस नीचे होकर क्या कर देगा, ग्लोटिस को कवर कर देगा। अब यहाँ पे हमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं। मसल्स इन द लैरिंक्स मूव द वोकल कॉर्ड्स अपार्ट टू अलाउ ब्रीथिंग। Other muscles in the larynx move the vocal cord together to allow the production of vocal cord sounds. The latter muscles also control the pitch of sound and help control their volume. वो कहता है कि लैरिंक्स के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं ना वो वोकल कॉर्ड्स को ना आपस में इकट्ठे नहीं होने देते, अलग अलग ही रखते हैं। आगे कहता है इसके अंदर जो दूसरे मसल्स होते हैं ना लैरिंक्स के, वो क्या करते हैं, वो वोकल कॉर्ड्स को ना एक साथ ही वाइब्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड पैदा होता है। वो कहता है कि जब हमारे पास ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये जब ये टाइट होते हैं ना तो हमारी पिच और आवाज़ जो होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब कि अगर ये लूज, आपने गिटार देखा होगा कि गिटार में ना तार लगे वो होते हैं, जब वो गिटार बजाने वाला गिटार को बजाता है तो ऊपर वो जो वहाँ पे थोड़े छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं ना वो उसको कभी ढीला कर देता है या कभी टाइट कर देता है, जिसको हम नट्स भी कहते हैं। जब वो उसे ढीला करता है तो यानी कि हमारे जो उसके जो धागे होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, आवाज़ की पिच बदल जाती है। तो यही बात है कि अगर वोकल कॉर्ड्स लूज़ हो या टाइट हो तो हमारी आवाज़ की पिच बदल जाएगी, वॉल्यूम बदल जाता है। नेक्स्ट में वो हमारे पास कहता है, इफ़ स्मेलोड मटेरियल डज स्टार्ट टू इंटर द लैरिंक्स इट इरिटेट्स द लैरिंक्स एंड स्टिमुलेट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉफ रिफ्लेक्स। वो कहता है कि अगर गला ना करे कभी ऐसा हो कि जब हम निर्माला मतलब कोई चीज़ खाएं और वो हमारे लैरिंक्स में चला जाए तो हमारी लैरिंक्स की दीवारों में ना इतने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स होते हैं कि वो फ़ौरन ना हमें एक शदीद किस्म की खांसी कर देते हैं। कफ का मतलब होता है कि खांसी हो जाना, और रिफ्लेक्स मतलब जो खुद ब खुद खांसी हो। अगर आप देखें जब आपकी अल्लाह ना करे कभी सांस की नाली में छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए ना, ज़रा चला भी जाए तो आपको फ़ौरन खांसी होने लग जाती है। तो वो इस वजह से खांसी का काम क्या होता है, वो ना जो आपने अल्लाह ना जो निवाला अंदर चला जाता है वो फ़ौरन बाहर निकाल देता है। दिस जनरली एक्सपेल्स द मटेरियल आउट ऑफ द लैरिंक्स एंड टू द थ्रोट। थ्रोट हमारे पास पेंडिक्स का दूसरा नाम होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।